बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद उसामा गाजी टॉप स्टोरी के साथ हाजिर। पहली टॉप स्टोरी टैक्स से मुनहरिफ टॉप लीडर्स की। अगली स्टोरी कराची में जारी दहशत की नई लहर से मुतल्लिक। बात होगी वजीर आजम के ताखीर से किए गए एक फैसले और 150 अरब के नुकसान की स्टोरी पर। जिक्र रहेगा कालाबाग डैम की सियासत और शफाफ इंतखाबात का। वेलकम टू टॉप स्टोरी। आप माचिस की डिबिया खरीदें या मकान की छत डालें, भैंस का दूध बाजार से लें या डब्बे वाला दूध दुकान से, खाने को दाल खरीदें या मुर्गा, घर सुई से मोटर कार तक, हर चीज टैक्स देना पड़ता है। मकान टैक्स, बच्चों की फीस टैक्स, कोई भी चीज आप लें हर शहर पर टैक्स आप देंगे। यानी सांस लेने पर भी टैक्स है, जिंदा रहने का टैक्स, हत्ता कि अब तो कब्र में उतरने का भी टैक्स है। लेकिन हमारी अशराफिया टैक्सों के वबाल से आजाद है। जो टैक्स हम देते हैं वो उनके हाथ की मैल, हाँ, जो उनकी जेब को हल्का करे वो टैक्स नहीं रहता। वो ज़रई हो या दौलत टैक्स हो या कोई और। हमारे सदर मुमलिकत समेत पार्लियामेंट के 67% अरकान ने साल 2011 में टैक्स जमा नहीं करवाया। इनकम टैक्स के रिटर्न जमा ना करवाने वालों में 63% अरकान सेनेट के हैं, जबकि 69% कौमी असम्बली के अरकान हैं। इसी तरह वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की काबीना के 20 विफाकी वुज़रा जबकि 14 वुज़राए मुमलिकत ने टैक्स जमा नहीं करवाया। टैक्स रिटर्न जमा ना करवाने वालों में सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी समेत साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, नायब वजीर आजम चौधरी परवेज इलाही, वजीर दाखिला रहमान मलिक, वजीर रेलवे हाजी गुलाम अहमद बिलोर, चौधरी वजाहत हुसैन, नजर मोहम्मद गोंदल, मखदूम अमीन फहीम, फरजाना राजा, चेयरमैन सेनेट साबिर बलोच डिप्टी चेयरमैन हैं और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नदीम अफजल चंद भी शामिल हैं। टैक्स जमा न कराने वाले पार्टी सरबराहों में एएनपी के असफंदियार वली, जेयूआई के मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी शेरपाओ के आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ, फंक्शनल लीग के पीर सदरुद्दीन राशिदी और बीएनपी अवामी के याकूब बिजनजो शामिल हैं। एक सर्वे के मुताबिक 18 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 8 लाख लोग टैक्स देते हैं। आबादी और टैक्स दहिंदगान का यह तनासुब किसी तौर भी मुल्क चलाने के लिए मौजूद नहीं है। इसीलिए हम मुल्क चलाने के लिए गैर मुल्की कर्जों पर जी रहे हैं। ये कर्जे हमें ना तो जीने देते हैं और ना मरने। इज्जत की जिंदगी हम पर मतरूक महज इसलिए हो चुकी है कि हम अपना बोझ खुद उठाने के लिए तैयार नहीं। और सितम बालाए सितम ये कि अपना बोझ उठाने की जिम्मेदारी हमारी जिस क़यादत ने निभानी है वही क़यादत खुद टैक्स से राह फरार इख्तियार किए हुए है। जबकि नैब कहती है मुल्क में रोजाना 6 अरब से ज्यादा की करप्शन हो रही है। इसी रविश ने हमारे निज़ाम को तहोबाला कर दिया है। निज़ाम की खराबी का नौआ है तो कराची की तरफ चलते हैं। आज लांडी समेत कराची में 2 धमाके हुए जिनमें 2 अफराद मारे गए और 8 जख्मी हुए, जबकि दहशत का बाजार अलग से गर्म रहा। 13 अफराद कत्ल कर दिए गए। कराची में पहले लिसानी बुनियादों पर दहशत और वहशत अपने पर फैलाए फिरा करती थी। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2008 से अब तक 6,631 अफराद टारगेट किलिंग में मारे जा चुके हैं। इनमें हलाक होने वालों में 6,631 अफराद में एएनपी के 11%, पीपल्स पार्टी के 17%, एमक्यूएम के 13% लोग शामिल थे, जबकि 47% कत्ल होने वाले किसी खास जमात के नहीं थे। शायद भत्ता माफिया इन्हें लिसानियत की आड़ में खा गया। हालिया दहशतगर्दी की लहर भत्ता माफिया की चलाई हुई मालूम होती है, क्योंकि कहीं धमाका किसी होटल के बाहर हो रहा है, कहीं कोई बेकरी ज़ेरे आताब है, तो कहीं किसी ताजिर के घर दस्ती बम से हमला हो रहा है। उधर सिंध पुलिस के सरबराह कहते हैं कि टारगेट किलिंग में कमी आई है, यानी कराची में अमन अपनी जड़ें गहरी कर रहा है। अगर ऐसा ही है तो फिर ये हालिया दहशतगर्दी की लहर क्या माने रखती है, यही पूछेंगे सिंध के मुशीर दाखिला शरफुद्दीन मेमन से। शरफुद्दीन मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं, पुलिस और हुकूमत की कारकर्दगी को नापने के लिए क्या मयार है? देखिए उसामा, आपने जो तबसरा किया है, ज़ाहिर है इसमें कराची के हालात जैसे इस पे हम हमेशा ही बात करते हैं कि इस वक्त के जो हालात हैं बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात हैं, जिसमें दहशतगर्दी अपनी जगह मौजूद है। उसके अलावा
ये जो माफियाज़ हैं ये मुख्तलिफ़ शक्लों में नज़र आते हैं, जिसमें बत्ता माफिया है, जिसमें लैंड ग्रैबर हैं, जिसमें ड्रग माफियाज़ हैं, जिसमें इलीगल वेपन्स में जो लोग डील करते हैं। इसके साथ साथ दूसरे जो जराइम पेशा लोग हैं, ज़ाहिर है कराची एक बिज़नेस हब है, यहाँ पर 18 करोड़ की आबादी है, तो यहाँ पर हर किस्म का जराइम भी होता है, जिसमें गाड़ियों की चोरी के हवाले से अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा कराची में गाड़ियाँ चोरी होती हैं, उसमें मोटरसाइकिल भी हैं और गाड़ियाँ भी हैं। तो ज़ाहिर है इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए जो हमारी जो पुलिस है, जिसके ऊपर पूरा प्रेशर है, और वो अपना ज़ाहिर है वो पूरे जिस तरह काम कर रही है भरपूर तरीके से, जिसमें आपको ये भी पता है कि रेंजर सपोर्ट में काम कर रही है, और इनकी भी जो कोशिशें हैं, इसकी वजह से मैं समझता हूं कि कराची के ठीक है हालात अभी भी मतलब काफ़ी हद तक काबू में तो हमने ले लिए हैं, मगर सिलसिला अभी भी जारी है टारगेट किलिंग का। मगर ये मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ पिछले दिनों में जिस तरह की उसामा मुझे कंप्लीट करने दें। अच्छा। जिस तरह हमने टारगेटेड ऑपरेशन किए हैं, जिसमें बड़ी तादाद में जो है वो ये लोग जो है गिरफ्तार भी हुए हैं, और उसके साथ साथ इलीगल वेपन जो है वो भी रिकवर हुआ है। तो मैं ये समझता हूं कि हमारी जो कोशिशें हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, जिसमें हमारी जो पुलिस है और जो रेंजर्स है वो भरपूर तरीके से काम कर रही है, जिसमें आपको ये भी मालूम है कि हमारे पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद भी हो रहे हैं। उसमें 150 के करीब जो है इस साल 2012 में जो हैं वो शहीद हुए हैं। 2 पुलिस रेंजर्स के जो हैं पिछले दिनों आपको पता है कि वो भी टारगेट हुए। तो हमारी तरफ से जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं और जो हमारे पास जितनी हमारे पास जो नफरी हमारे पास मौजूद है, उनको रखते हुए जो हमारा काम हम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आपको क्रेडिट भी देना चाहिए कि पुलिस इन सब कमी के बावजूद और इन रिसोर्सेज में जो कमी के बावजूद अभी भी सलाम पेश करते हैं। जो शहीद हो रहे हैं उनको हम सलाम पेश करते हैं, और उन्हीं की शहादत जो है उसके लिए जरूरी है वो रायगा ना जाए। मुझे बताएं, आप कह रहे हैं काबू में आते हैं हालात, आईजी साहब भी कह रहे थे कमी आई है। 2012 में हलाकतों की तादाद 2250 है, सरकारी इदाद-ओ-शुमार है। दिसंबर के पहले अशरे में 62 अफराद जो हैं वो टारगेट किलिंग के निशाना बने, आज 13 अफराद। तो किस तरह हम कहेंगे कि काबू में आ रहे हैं हालात? नहीं, देखें, बात मैं समझता हूं जब हम कहते हैं कि काबू में हैं तो इसका मतलब ये है कि एक तो किलिंग्स जो हैं उसमें मतलब कमी ज़रूर आती है, और इसके साथ साथ जब हम काबू की बात करते हैं तो उसमें यह है कि जिस तरह हम काम कर रहे हैं, जिस तरह हम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर काम कर रहे हैं और जिस तरह गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो जाहिर है ये जितने ये जराइम पेशा लोग हैं माफियाज की शक्ल में हों, ये जो कैमरे लगे हैं इनसे कोई फायदा हो रहा है? इंटेलिजेंस कहीं कमजोरी तो यकीनन है। देखें, ये गिरफ्तारियां होती हैं तो सजाएं क्यों नहीं होती हैं? जी, गिरफ्तारियों के बाद सजाएं कितनी होती हैं? अब देखें, अब आपने काम की बात कही कि जो जितनी गिरफ्तारियां होती हैं और जितनी ये टारगेट किलर जो हैं 150 से ज़ायद जो हैं ये 2012 में जो है ये गिरफ्तार हुए हैं, मगर मसला ये है कि इनको सजाएं नहीं मिलती। ये एक इशू है जिसके ऊपर मैं आपके प्रोग्राम में पहले बात कर चुका हूं कि हमारा कन्विक्शन रेट जो है वो 5% से ज्यादा नहीं है। अदालती निजाम को बेहतर करना है। मेरे पास थोड़ी देर है, शरफुद्दीन साहब मुझे आखिर में ये बता दें कि अभी जो हालिया ये लहर है कत्ल गारतगरी की, इसके पीछे कौन कौन है? भत्ता माफिया है या सियासी विंग्स हैं? देखिए, इसमें देखिए ये कह देना बड़ा आसान है कि जी इसमें अब सियासी कोई, मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई सियासी कोई पुष्पनाई है। इसमें जाहिर है जितने ये लोग जो टारगेट किलिंग में जो मुलव्वस हैं, ये हम उनको दहशतगर्द कह लें या उनको शरपसंद अनासर कह लें, जाहिर है इसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं। हमें इन्वेस्टिगेशन पूरी करने दें, जो आपको दहशतगर्द और भत्ता माफिया इसके पीछे नजर आ रहा है। शरफुद्दीन मेमन साहब, मुशीर दाखिला सिंध, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कराची की बदअमनी जहां वादी मेहरान से हिमालय की चोटियों तक दिल का करार लूट लेती है, वहीं कारोबार दुनिया की बुनियादें हिला कर रख देती है। इसी तरह कारोबार की दुनिया में इस वक्त एक और भूचाल आया हुआ है। इसकी स्टोरी के बारे में आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की 96% माल बर्दारी सड़क के जरिए होती है, और यह पाकिस्तान की 3 बंदरगाहों से माल उठाकर लाखों ट्रक रोजाना पाकिस्तान की सड़कों पर 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलते बल्कि रेंगते नजर आते हैं। इस वक्त हमारे मुल्क के अक्सर ट्रक अपने अपने अड्डों पर खड़े हुकूमत और अपने मालिकान के दरमियान मुज़ाकरात के नताइज का इंतजार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन की हड़ताल खत्म कराने के लिए कमेटी कायम कर दी है, मगर हुकूमत की इस देर को दुरुस्त आयत नहीं कहा जा सकता। वजह इसकी यह कि ट्रांसपोर्टरों की बर वक्त सुनवाई न होने से अब तक एक अंदाजे के मुताबिक 1.5 अरब का नुकसान हो चुका है। कराची पोर्ट पर इस वक्त 25,000 कंटेनर्स खड़े हैं।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि हमारे 10,000 कंटेनर इस वक्त सड़कों पर खड़े हैं। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल बारहवें रोज में दाखिल हो चुकी है। 50,000 ट्रक कराची की सड़कों पर खड़े हैं। पूरे मुल्क में यह तादाद लाखों तक है। यह हड़ताल कारोबार की दुनिया में एक भौचाल पैदा किए हुए है, मगर वज़ीर-ए-आज़म को आज ख्याल आ ही गया। अब जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसपोर्टर्स अपनी हड़ताल किन शराइत पर वापस लेंगे। हमारे साथ हैं यूनाइटेड गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के चेयरमैन नूर शाह। नूर शाह साहब, सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट अख्तर जदून आपके पास आ गए और आप क्या चाहते हैं अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा भाई, एक तो ये इसको क्लियर कर रहे हैं कि चेयरमैन अगले दिन हमारे आए हुए थे, गुलाम यासीन साहब। मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ वहाँ का। तो मेरी गुजारिश मेरी गुजारिश ये है कि आज अब अख्तर जदून साहब जब हमारे पास तशरीफ़ लाए तो हमने उनको वेलकम किया। वो हमारे ऑफिस कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के ऑफिस में तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने हमारी बातें सुनी। उसके बाद उन्होंने हमें ये बात मर्द से फाइनल की कि मैं वापस जा रहा हूँ, मैं वफाकी हुकूमत से रवाबत करता हूँ और जो भी बात होगी शाम तक आपको इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा। तो जब वो वहाँ से आए उसके बाद आपके तवज्जुह से हमें पता चला कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने नोटिस लिया है और कोई कमेटी बनाई है। तो वो कमेटी हमारे पास मुज़ाकरात करने के लिए आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास ये इतला थी कि शिपिंग के मिनिस्टर जो हैं बाबर गौरी साहब, वो हमारे कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन में तशरीफ़ ला रहे हैं। तो हम वेलकम करते हैं। हमने मुज़ाकरात के दरवाजे सब के लिए खुले रखे हुए। हम भी चाहते हैं कि इस मुल्क की जो आवाम है उस पर बोझ न डाला जाए। अच्छा। इसीलिए हमारे जो मुतालबात हैं वो बड़े सिंपल से हैं। वो मुतालबात ऐसे नहीं है कि जो ना माने जाए। हमारे मुतालबात हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। एक तो ये बहुत अहम मसला है आपके सामने है कि कराची की जो सूरत हाल है, हमारी यहाँ पे गाड़ियाँ अगवा कर ली जाती हैं, हमारे ड्राइवर को बांध के फेंक दिया जाता है। लेकिन नूर शाह साहब, ये पूरे कराची का मसला है, लोग वहां पर कत्ल भी हो रहे हैं। अब क्या हर घर से कोई निकल कर बाहर आ जाए, टायर जला दे, सड़क बंद कर दे, इस तरह तो पूरी मईशत जो है वो तबाह हो जाएगी। और आप जो है 96% आपको पता है माल बर्दारी ट्रकों के जरिए, सड़क के जरिए होती है। तो आपको पता है कि आप हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। आप इसलिए हड़ताल कर रहे हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है उसामा भाई। हमने ये नहीं सोचा हुआ। हालांकि यहाँ कराची की सूरत हाल भी हमने देखी हुई है कि अगर किसी मोहल्ले में पानी नहीं होता तो वो भी रोड पे आ जाते हैं। हमने इससे पहले NHA को लेटर लिखे, वज़ीर मवासलात को लेटर लिखे, मोटरवे पुलिस को लेटर लिखे जी। और मैं आपको एक अहम बात बता दूं कि आज से कोई 2 महीने पहले हमारा एक वफद खालिद खान साहब की क़ियादत में कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन का वफद इस्लामाबाद इनके पास मीटिंग के लिए गया। 3 घंटे की मीटिंग हुई IG साहब से, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। 3 घंटे की मीटिंग में IG साहब ये कहते हैं, मुझे बताएं आप क्या चाहते हैं? अगर पुलिस जो है रास्ते में खड़ी होती है, हर ट्रक के साथ तो पुलिस आ नहीं सकेगी, किस तरह आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा? वो कहते हैं, आप कहते हैं कि जो वजन कम किया जा रहा है एक ट्रक में, जिसकी वजह से सड़कें टूट फूट का शिकार होती हैं, आप वो मानने को तैयार नहीं है। ये बात भी दुरुस्त है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। IG साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मैं कल रात सुन रहा था IG साहब की बात भी आपके प्रोग्राम में। सड़कें टूट फूट, देखिए उसामा भाई, ये हमारी पोजीशन ये है कि लाहौर से पेशावर तक मोटरवे बनी हुई है। वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ जब उस हाईवे पे जाती हैं, मोटरवे पे चलती हैं, तो मोटरवे का हम एहतराम करते हैं। हम इस मुल्क के शहरी हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के मफाद में जो बात हो वो करनी चाहिए। IG साहब ने फरमाया कि जी सड़कें टूट फूट का शिकार होती हैं। तो IG साहब ये बताएं कि यहाँ कराची से लेकर पेशावर तक मोटरवे नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। अगर वो मोटरवे हमें बना देते हैं तो हम कवानीन पे वो बिल्कुल अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं। और फिर ये जो वज़न वाली बात करते हैं, तो हमने इनसे गुजारिश की थी कि वज़न के लिए आप हमारे पास आएँ, ट्रांसपोर्टर्स के पास तशरीफ़ ले आएँ, वहाँ बैठ के वज़न का डिसाइड करते हैं कि वज़न क्या गाड़ियों में जाना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब क्या हुकूमत कर दे कि आप जो है हड़ताल वापस ले लेंगे? क्या वो चीज़ें हैं जो आपको फराहम हो जाएं तो आप उसके बाद कहेंगे अब हड़ताल नहीं करते हैं? हाँ उसामा भाई, हमने एक चार्टर्ड ऑफ डिमांड बनाया हुआ है जो 13 नुकात पे है और उसमें तकरीबन हमारे तमाम जायज़ मुतालबात हैं। एक तो जो कराची में हमें परेशानी है, हमारी गाड़ियाँ अगवा होती हैं। दूसरा ये देखिए कि यहाँ पे हमारे मुल्क में बाईपासेस बनाए गए थे। जहाँ जहाँ बाईपास बनाया गया है, बाईपास इसलिए बनाया गया था ताकि शहरी डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ जो इन्होंने माई कुलाची बाईपास के नाम पे एक बाईपास बनाया, अच्छा, उस पर हमारी गाड़ियों को ही रोक दिया गया।
अब हमारे पे पाबंदी लगा दी गई कि आप ये कुलाची बाईपास यूज नहीं कर सकते। वो फिर तो हम वजन का चाहते मामला हैं आ कि जाएगा। जो हमारे नूरशाह साहब मुझे चार्टेड- बताएं, अरबों का नुकसान हो रहा है, उन लोगों को भी तो कोई कसूर नहीं है, कोई तो आप रास्ता निकाल सकते हैं कि हड़ताल का कोई और तरीका भी हो सकता है, आप चंद लोग हड़ताल करें, कुछ लोग तो काम जारी रखें ताकि इस तरह नुकसान ना हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है उसामा साहब, अगर हम चंद लोग हड़ताल रखें उसको हड़ताल नहीं कहा जाता। नहीं नूरशाह साहब, आप मुझे बताएं कि जो तोड़फोड़ हो रही है, जो ट्रक चलाना चाहता है आप उसको तोड़फोड़ का निशाना बनाते हैं, अभी हम मनाजिर भी दिखा रहे हैं, ये तो कम से कम नहीं करना चाहिए ना। हर किसी को हक हासिल है, आप मजबूर क्यों करते हैं? कुछ लोग नहीं करना चाहते हड़ताल और वो चाहते हैं कि मजदूर के जो है वो 2 वक्त की रोटी कमा सके, आप उनको भी नहीं आने दे रहे सड़कों पर और तोड़फोड़ कर रहे हैं, मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं। नहीं उसामा साहब, इस बारे में मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि मुझे ये बताएं कि जब यहाँ पे रैलियाँ निकाली जाती हैं, कोई भी छोटी सी रैली भी हो तो उसमें हमारी गाड़ियाँ जला दी जाती हैं, हमें मुआवजा नहीं दिया जाता। यहाँ पे तो सूरत हाल ये होती है, ये गाड़ियाँ तो हमारी मलकियत है। कोई अगर हमारा ऐसा दोस्त कहीं ऐसी कोई बात हो गई हो तो वो शादो नादर ये ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि कोई हमारी गाड़ी जो वो, क्योंकि हमने आज तक देखिए जब से स्ट्राइक पे गए हमने किसी कार का शीशा नहीं तोड़ा, किसी बस वाले को नहीं छेड़ा, किसी मस्जिद वाले को नहीं छेड़ा। तो देखिए वो गाड़ियाँ हमारी हैं, हमारे ही वो दोस्त हैं। अगर कोई उसमें से कोई ऐसी कुताही करता है, जो हम यूनियन वाले लोग होते हैं, हमें इसीलिए इलेक्ट किया जाता है। ये आप हड़ताल इसी तरह जारी रखेंगे जब तक आपके तमाम मुतालबात उसी तरह पूरे ना हो जाएं? जी जी, जो हमारा चार्टेड ऑफ डिमांड है उसके मुताबिक अगर हमारे मुतालबात तस्लीम एक चाहे हमारा पूरा पाकिस्तान जो है उसकी मईशत तबाह होती रहे, आपको इससे कोई गर्ज नजर नहीं आती, अगर इस तरह चलता रहा तो कोई हल तो निकालना होगा, कोई नरमी दिखानी होगी। नूरशाह साहब, जॉइंट सेक्रेटरी यूनाइटेड गुड्स ट्रांसपोर्ट, हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स के साथ किस तरह अपने मामला तय करेगी आने वाले 1-2 दिनों में मालूम हो जाएगा। इस मामले से हटकर हुकूमत को एक कानूनी और आईनी मसला दरपेश है, वो मसला क्या है? एक ब्रेक के बाद इसका अहवाल बयान होगा, हमारे साथ रहिए। हुकूमत से इस हुकाम को खत लिखने के अदालती फैसले पर अमल दरामद करने का दरिया तो अबूर कर चुकी है, मगर इसे अभी सदर के 2 ओहदों के एक और दरिया का सामना है। यह हुक्म एक आईनी दरखास्त पर लाहौर हाईकोर्ट ने जारी किया था, जिसमें सदर से उम्मीद की गई थी कि वह अक्टूबर तक पार्टी ओहदा या रियासत के सरबराह का ओहदा छोड़ देंगे। जाहिर है कि इस पर हुक्म पर अमल नहीं हुआ, लिहाजा सदर मुमलिकत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर हो गई। आज इस दरखास्त की समाअत हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अदालत का मकसद अपने फैसलों और कानून पर अमल दरामद करवाना है, किसी को सजा देना या नाअहल करार देना नहीं। पीपल्स पार्टी कहती है कि सदर खालिसतन एक सियासी ओहदा है, हमें फैसला करना होगा कि हमें बतौर कौम गैर वाबस्ता और गैर सियासी सदर गुलाम इसाक खान जैसा चाहिए, या फिर एक सियासी सदर जो ऐवान सदर में सियासी मुलाकातें तो करे लेकिन ऐवान सदर को साजिशों का गढ़ बनाने से रोके। सवाल यह है कि क्या अदालत के जरिए सियासी शख्सियात का ऐवान सदर में दाखिला बंद करवाना मुल्क की खिदमत है, या उनकी जो अब की बार ऐवान सदर का साथ ना पाकर अपने मुंह का जायका खराब किए बैठे हैं। और इस पर भी बात होगी कि क्या सदर मुमलिकत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। आइन सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना किस हद तक देता है, ये जानेंगे मुल्क के मारूफ कानूनदान जनाब जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद से। जस्टिस साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताएं, क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है सदर के खिलाफ? यही एक सवाल है जो कि पिछली पेशी पर जो 1-2 रोज़ पहले पेशी शुरू हुई तो एक जज साहब ने यह ख़ास तौर पर सवाल किया गया उस फर्ज से जो कि जिन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट की कि इस बात पर हमें सेटिस्फाई किया जाए कि कंटेम्प्ट लॉ जो है अगर जो उसमें प्रोसीडिंग चल रही है तो इसकी नेचर क्या है, और अगर इसकी नेचर क्रिमिनल्स की है तो फिर सवाल ये है कि आर्टिकल 248 जो है जो प्रेसिडेंट साहब को इम्यूनिटी देता है तो क्या फिर ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चल सकती है या नहीं। इस पर जो है बहस हो रही है और इस पर अदालत ने इस इशू पर फैसला करना है। अच्छा, वज़ीर आज़म गिलानी जब थे तो हमने उस वक्त भी यूं ही मामला देखा, पहले बात आई 2 ओहदों की, फिर तवक्को का फैसला आ गया और उसके बाद तौहीन अदालत की बात शुरू हो गई, अब इस्तिस्ना पर मामला आ गया है। ये पेचीदा होता चला जा रहा है।
ये पेचीदा जो है ना, जो मेरा ख्याल है कि पेचीदा जो है ज़्यादा ये अब उस वक्त देखिए दो मुख्तलिफ बातें। पहली बात तो ये कि जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल हुई थी जिसमें एक डिक्लेरेशन दिया गया था और ये बात कही गई थी कि प्रेसिडेंट का ओहदा जो है न्यूट्रल होना चाहिए, इम्पार्शल होना चाहिए और किसी ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में उसमें उनको नहीं पड़ना चाहिए जो कि एडवर्सल हों। और साथ ये कहा गया कि प्रेसिडेंट हाउस को जो है इस किस्म की जो चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये बात तो कह दी। लेकिन एक उन्होंने एक्सपेक्ट भी किया, एक डिक्लेरेशन भी दिया, लेकिन एक ये सवाल है कि क्या वो बाइंडिंग जजमेंट है या नहीं, ये भी इस केस में अब बहस हो रही है। लेकिन उसके बाद जो ज्यादा सीरियस मामला आया वो ये आया कि असर खान की जो पिटीशन जो दाखिल हुई तो उसमें जो जजमेंट दी गई है उसमें बहुत सी ऐसे बातें कह दी गई हैं जो कि शायद वहां पर अब पेश हो रही हैं और अदालत उस बात को जरा सीरियस लेगी, क्योंकि वो बाला अदालत की एक जजमेंट है और उसमें प्रेसिडेंट साहब के खिलाफ यहां तक कह दिया गया है कि प्रेसिडेंट साहब जब अपने इस ओहदे से फारिग भी हो जाएंगे तो वो अगले 2 साल तक प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन भी लें। तो उसमें यह बात बड़ी क्लियर कर दी गई कि प्रेसिडेंट साहब जो है उनका जो है जो ओहदा है वो बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए और उनको ऐसी किसी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहां इस वक्त कंटेंट प्रोसीडिंग है और ये उस जजमेंट के हवाले से जो है जो लाहौर हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने उस वक्त दिया था, तो ये कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेटली है और ये 248 की बात भी होगी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अब इसका क्या रिजल्ट निकलता है। अच्छा, सदर के लिए कोई खतरा इसमें हो सकता है जब वो सदर ना भी रहे तब भी, क्योंकि इस्तिस्ना का मामला आता है, हम देखते हैं जो साबिक वज़ीर आज़म हैं गिलानी साहब, उनको भी जब बुलाया जाता है किसी जानिब से वो कहते हैं मुझे इस्तिस्ना हासिल है। देखें, जो प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं ना जो मुझे इम्यूनिटी है वो डिफरेंट किस्म की है, वो आर्टिकल 248 सब आर्टिकल 1 के तहत है और उसका कहना ये होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो जो भी काम अपने मतलब दौरे वजारत उज़्मा में करेंगे जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होंगे तो उस हद तक इम्यूनिटी है। लेकिन जहां तक प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर की बात है वो ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट साहब जब तक प्रेसिडेंट हाउस में होंगे उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल सकेगी और एग्जैक्टली यही हुआ। आपको पता है कि एनआरओ को जो है बातिल तो करार दे दिया गया, लेकिन प्रेसिडेंट जरदारी साहब के खिलाफ जितने केसेस थे उनके कोई क्यूज के खिलाफ तो केसेस चले और फैसले भी हो गए, लेकिन प्रेसिडेंट साहब की हद तक उन तमाम केसेस में जो कि एनआरओ के तहत जो कि नैब की अदालतों में चल रहे थे उनमें किसी किस्म का नोटिस भी जारी नहीं किया गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप वसीम सज्जाद साहब जो विफाक के वकील हैं उनकी तरफ से एक और दरखास्त आ गई कि वो मजीद दलाइल देना चाहते हैं, तो अब ये मामला इसी तरह लटका रहेगा? इसमें एक दिलचस्प बात है, देखिए वसीम सज्जाद साहब जो पेश हो रहे हैं ना वो फेडरेशन की तरफ से पेश हो रहे हैं और अगर आप लाहौर हाई कोर्ट की वो जजमेंट को मुलाहिदा कर लें जिसमें कंटेंट प्रोसीडिंग चल रही है तो उसमें हुआ ये था कि एक स्टेज पर जो शुरू में शायद प्रेसिडेंट साहब को फरीक भी बनाया गया था, लेकिन वहां पर फिर उनको डिलीट कर दिया गया और रिलीफ सिर्फ इस हद तक मांगा गया कि फेडरल गवर्नमेंट को कहा जाए कि वो प्रेसिडेंट साहब को पाबंद करें कि वो इस पर आर्टिकल 41 और 43 पर अमल दरामद करें। तो यहां पर एक सवाल यह है कि प्रेसिडेंट साहब तो शायद इस वक्त जो है फरीक भी नहीं और जो वसीम सज्जाद साहब पेश हो रहे हैं वो शायद फेडरल गवर्नमेंट के जो है वो की तरफ से पेश हो रहे हैं और वो शायद कसदन इसलिए पेश हो रहे हैं कि शायद एक स्टेज शायद ये आए कि वो ये कहेंगे कि प्रेसिडेंट साहब जो है उस जो केस में जिसमें जजमेंट दी गई है वो तो फरीक ही नहीं थे। अच्छा, तो इसका फैसला अब जो है वो जब होगा तो फिर समझ आ सकेगा कि आखिर किस तरफ जा रही है मामला। अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, वाज़ेह कुछ नहीं जी, कहा तो कुछ नहीं जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दे दी असर खान केस में उसकी वजह से मुझे लगता है कि यह मामला हो सकता है प्रेसिडेंट साहब की थोड़ी सी मुश्किलात के पेश हो और यही वजह है शायद कि आप देखें काफी अरसे से प्रेसिडेंट साहब जो हैं अगर कोई जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो प्रेसिडेंट हाउस के अंदर नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर लाहौर में जो पंजाब में जो एक फंक्शन की वो ईद मिलन पार्टी के नाम पर की, तो रास्ते तो निकल आएंगे, लेकिन बहरहाल फॉर द टाइम बिंग वो खुद भी कॉन्शियस है कि एक जजमेंट है और शायद वो प्रोसीडिंग चल रही है, तो वो मुझे लगता है वो खुद भी एहतियात से काम ले रहे हैं। दबाव यकीनन है इस वजह से। बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब हमारे साथ थे। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दे रखा है कि कालाबाग डैम की तामीर के लिए मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसलों पर अमल किया जाए। अदालत के इस फैसले को गलत अंदाज में लिया गया। पंजाब में इस फैसले पर खुशियों के शादियाने बजाए जाने लगे। वज़ीर आला पंजाब झूम झूम कर कहने लगे कि कालाबाग डैम नागुज़ीर है, जल्द बनना चाहिए। बात सिंध और विफाक तक गई तो विफाक धीमा पड़ा रहा, जबकि सिंध असम्बली में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया कि यह डैम हमारी लाशों से गुजर कर बनेगा। सिंध असम्बली में कहा गया कि अगर यह डैम बनाने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया तो तब भी सिंध यह डैम नहीं बनने देगा।
सिंध असम्बली ने एक करारदाद के जरिए मुतालबा किया कि विफाक कालाबाग डैम को सिंध के खिलाफ करार दे कर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दे। मुस्लिम लीग नून के कायद जो सिंध में कौम परस्तों के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के लिए दीवारें खड़ी कर रहे हैं, अपना और अपनी जमात का एक मकाम पैदा करने की कोशिश में है। उनकी ये कोशिश और कालाबाग डैम की तामीर की ख्वाहिश इकट्ठी जिंदा नहीं रह सकती, इसका इन्हें अच्छी तरह अंदाजा है। इसलिए 1998 में कालाबाग डैम की तामीर का ऐलान करके वापस लेने वाले नवाज शरीफ साहब ने इस मसले पर बज़ाहिर नरमी इख्तियार कर ली है कि जब तक बाकी सूबे राजी नहीं होते तब तक कालाबाग डैम नहीं बनना चाहिए। मगर आज वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह विफाक से मुतालबा कर रहे थे कि विफाक कालाबाग डैम बनाने के लिए जल्द इत्तफाक राय कायम करे। हालांकि सब जानते हैं इस मसले पर इत्तफाक राय पैदा करना अब बस एक ख्वाब से ज्यादा कुछ नहीं। कालाबाग डैम इंतजामी मामला था, सियासत की नजर ऐसा हुआ कि अब बदएतिमादी की दलदल में धंस गया है। इसके बावजूद इस पर सियासत जारी है। ऐसी सियासत कभी कभी भारी भी पड़ जाया करती है। सियासत के खिलाड़ियों को खतरा मोल कम ही लेना चाहिए। एक और स्टोरी भी शामिल करेंगे, इलेक्शन से जुड़ी है। वो क्या है? हमारे साथ एक अहम शख्सियत होगी, उनसे बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ। सियासत की बात करें तो इंतखाबी सियासत भी सियासत का असल रंग होता है, बल्कि सियासत शायद होती ही इंतखाबात के लिए है कि यहीं से रास्ता कुर्सी इख्तिदार को जाता है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कराची में फौज के जरिए वोटर लिस्टों की तस्दीक करवाने का अमल अगले माह की पहली तारीखों में शुरू करने का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर जारी किया था। तहरीक इंसाफ का कहना था कि यह वोटर लिस्ट इंतहाई नाकिस है, जिसमें लाखों वोटरों को कराची से बेदखल कर दिया गया है। अदालत ने न सिर्फ इस लिस्ट की तस्दीक घर घर जाकर फौज के जरिए करवाने का हुक्म दिया, बल्कि कराची बदअमनी केस में कराची की नई हल्का बंदियों का हुक्म भी अलहदा से जारी कर दिया। MQM इस फैसले से बादल नखास्ता राजी हुई और कहती है कि अगर ये अमल इतना ही दुरुस्त है तो फिर ये पूरे मुल्क में जारी करना चाहिए, सिर्फ कराची ही निशाना क्यों। तहरीक इंसाफ के ख्याल में अगर कराची में वोटर लिस्टों की तस्दीक हो जाती है तो इससे शफाफ इंतखाबात का इनेकाद हो सकेगा। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब जावेद हाशमी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बाकी और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको इख्तियार करके इंतखाबात शफाफ बनाए जा सकते हैं, क्योंकि हमारी तारीख ही इंतखाबी धांधलियों के इल्जामात से भरी पड़ी है। यानी हर हारने वाले की नजर में इलेक्शन बोगस होते हैं और जीतने वाले के ख्याल में शफाफ तरीन। जैसा कि गुज़िश्ता दिनों पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात पीपल्स पार्टी की नजर में धांधली शुदा थे। आखिर वो वक्त कब आएगा जब हारने वाला इंतखाबात पर इल्जाम लगाने की बजाय अपनी हार दिल से तस्लीम करे। आने वाले इंतखाबात और तहरीक इंसाफ की कराची समेत मुल्क भर में तवक्कुआत क्या हैं, जानते हैं जनाब जावेद हाशमी साहब से। जावेद हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि नई हल्का बंदियां, नई वोटर लिस्टों की तैयारी, क्या ये सब काफी है साफ शफाफ इंतखाबात के लिए? देखिए, अगर यहाँ पे सेंसस हो जाता और उसके मुताबिक बातें होती तो वो एक शफाफ इलेक्शन की बुनियाद रखी जानी थी। लेकिन अब बदकिस्मती है, सेंसस हुआ नहीं है। इसके लिए ये नहीं हो सकता कि लोगों का हक राय दही और 5 साल के लिए उसको आगे बढ़ा दिया जाए। तो इस पर हर पार्टी का अपना अपना मौक़िफ़ है। जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसके ऊपर बहुत सारे सर्वे जो थे उन्होंने भी कहा है कि इनमें धांधली हुई है, और उसका जवाब ज़िम्मे है मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के भी, वो भी बरसे इक़्तिदार हैं। तो ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि हम तो हर तरीके से पहले आवाम के दरवाज़ों पर दस्तक देना शुरू कर दी है, ताकि अगर आवाम की कुव्वत हमारे साथ होगी तो फिर हम अपने मुतालबात को आईनी हदूद के अंदर रहते हुए मनवाने के काबिल हो सकेंगे और शफाफ इलेक्शन कराने के अंदर हम भी एक अहम रोल अदा कर सकेंगे। जो पार्टियां सिर्फ घर पे बैठी रहती हैं और कहती है कि ज़्यादती हो गई, गैर शफाफ हो गए, तो फिर वो दिन कभी नहीं आता जमहूरियत की बेहतरी के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं। आज आप देखिए, हमने कल कोई 250 किलोमीटर के अंदर 14 जलसे किए।
इसी तरीके से आज और ये सारा साउथ का देहाती हल्का था, कोई बड़ा शहर इसमें नहीं आया। आज हमने कोई 550 किलोमीटर लिया तक एक एक गांव में गए हैं और तकरीबन 15 जलसे किए हैं और लोगों के दरवाजों पे जाके हमने दस्तक दी है। हमने क्या होशियार हो जाए, क्योंकि आपके साथ फिर कोई बहुत बड़ा धोखा न हो जाए, उठ बैठे और अपने हकूक की हिफाजत करें। अच्छा, ज़िमनी इंतखाबात की अगर हम बात कर लें तो वही बात आती है फिर इल्ज़ामात की। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आपको भी एतमाद है, फखर जी इब्राहिम साहब जो हैं, उनके पास आप क्यों नहीं चले जाते अगर कोई आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो? मैं एक बात आपसे अर्ज़ करूं, हम वो पार्टी है जिसने आज पहले कहा जो शामिल होना चाहता है वो भी सीट छोड़ के आए, क्योंकि ये असम्बलियाँ ये तोज़ीए औकात की वजह से ये कौम का नुकसान कर रही है और इनका कोई फ़ायदा नहीं है। ये इंतहाई अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है और दोनों बरसरे इक़्तिदार रिवायती हरीफ एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। इससे पार्टियां, हमारी पार्टी ने कहा अपनी सीटें छोड़ दे, फिर कहा कि हम ज़िमनी इलेक्शन एज ए पार्टी कभी नहीं लड़ेंगे और हमने नहीं लड़े। इसलिए लेकिन राय हसन नवाज साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने बिलबोर्ड भी लगाए, वहां भी इमरान खान की तस्वीर अवेजा थी और बाकायदा उन्होंने कैंपेन में नाम लिया कि वो तहरीक इंसाफ के इस वक्त कैंडिडेट हैं, मगर उनको शिकस्त हुई। देखिए, अब आपकी सारी बात को मैं सही मानता हूँ, लेकिन ये बताएं कि वहाँ पे राय हसन नवाज ने इलेक्शन लड़ा, हमसे उन्होंने कहा जी कि आप हमारी मदद करें ना करें, लेकिन हम अपनी फील्ड को 3 महीने के बाद नहीं छोड़ सकते। तो पार्टी ने कहा कि हम में से कोई आदमी अगर गया तो वो पार्टी के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा। एक आदमी जो है तहरीक इंसाफ का वहाँ नहीं गया, मैं नहीं गया, कोई और नहीं गया, हमारे रास्ते के साथ है, ये यहाँ से थोड़े से फासले पे शीशा वतनी है और राय हसन नवाज मेरा ज़ाती दोस्त भी है, फैमिली के साथ भी टर्म है, लेकिन हमने कहा कि हम किसी सूरत में आपकी मदद नहीं करेंगे। अब ये कहते हैं कि वो फोटो लगा दिया, उन्होंने झंडा उठा लिया। अगर फोटो को, झंडे को और इमरान खान की तस्वीर को, जिसका एक तरफ ये था, एक दूसरी तरफ माइट थी पंजाब गवर्नमेंट की, जिनके तमाम ताकत वहाँ मुत्तबे हो रही थी और लोगों को पीपल्स पार्टी को छुड़ा के उसको एमएनए खड़ा किया कि तमाम अखलाकी धज्जियां उड़ाते हुए इलेक्शन लड़े। तो अकेला बेचारा आप कंप्लेन करें ना इलेक्शन, हमारी मदद के हाशमी साहब आप कंप्लेन करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि जी इलेक्शन कमीशन से कंप्लेन करते हैं कि सब कुछ किया गया है। नहीं, हमने वो इलेक्शन भी नहीं लड़ा, यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हम तो नहीं बोले, वहाँ वो जो तस्वीर लगाई वो भी नहीं बोली, झंडा भी नहीं बोला। लेकिन अगर ये उस तस्वीर और उस झंडे से इतना शिकस्त खुर्दा हो गए हैं तो अब तो तस्वीर ने भी बोलना है, झंडे ने भी खड़ा होना है। अच्छा, खान साहब की बात करते हैं, आशिफ साहब खान साहब की बात करते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, आज भी जो हालात हैं हमने उन पर बात की है टॉप स्टोरी में, और जो अमन व अमान की सूरत हाल है सबके सामने है। कराची के लोग बहुत परेशान हैं। इमरान खान साहब अवाम से कहते हैं कि अवाम इस दफ़ा जिन पार्टीज के मिलिटेंट विंग्स हैं उन्हें वोट ना दें, उनका इशारा किस तरफ है? आपकी तवक्कुआत कराची में है क्या? देखिए, हमारी पार्टी का असूली मौक़िफ़ है, उस असूली मौक़िफ़ की बुनियाद पर अगर हम कहना शुरू कर दें कि पीपल्स गार्ड बनी थी, फिर वहाँ से हिंदुस्तान से और गार्डें बन के आई थी, फिर हम कहें कि जनाब ANP के भी मुसल्ला है, MQM के भी मुसल्ला है, तो मैं नहीं समझता कि हम मजबूरी तौर पे बात कर रहे हैं कि जिनके भी मुसल्ला ग्रुप हैं उनको ख़त्म किया जाए और पार्टियां इलेक्शन लड़े, वोट मांगे, पुरअमन प्रोसेस को आगे चलाए,
वरना उनके खिलाफ हम तो लड़ेंगे और हम अमन की जंग लड़ेंगे। कराची में अमन का फरेरा हाथ में लेकर हम ये जंग लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा, इमरान खान साहब कहते हैं कि वो सदर जरदारी से हलफ नहीं लेंगे। मुझे बताएं, अगली हुकूमत के बारे में सभी ये कह रहे हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट ही बनने जा रही है, तो तहरीक इंसाफ अपने आप को कहां देखती है? देखिए, तहरीक इंसाफ आज हमारे 2 दिनों का हमारा एक साउथ पंजाब का इलाका उसका दौरा देख लीजिए। आपको सारा प्रेस बुलाएगा। आपके ये लोग मेरे साथ जो आपके दुनिया के हैं ये भी मेरे साथ अभी आ रहे हैं। हर आदमी बोलेगा कि ये जो तहरीक इंसाफ है वो पाकिस्तान में जीत रही है, लेकिन वो इमरान साहब जो बात कर रहे हैं उसका भी एक राज है। वो कहते हैं कि मैं जरदारी से हल्फ नहीं लूंगा। और मुझे एक बात बताएं, मुझे कहा मियां नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने कि आप परवेज मुशर्रफ से हल्फ उठाए। मैंने कहा मैं नहीं उठाता, मैं वजीर नहीं बनता, मैं ऐसे वजारत पे इसको अपनी जूती पे कुर्बान करता हूँ। कुछ असूल होते हैं, कुछ वजह होती है, ये वो कोई उनका ये हतमी फैसला उस अंदाज का जो है वो असम्बली में और अपनी पार्टी में चीजें लाएंगे और तहरीक इंसाफ के सामने भी लाएंगे। इसमें हम अगर कहें कि खान साहब ने बात कही है और उसकी वजह से हम दूर तक सोचना शुरू कर दें, तो दूर तक सोचने चलिए देखते हैं कि आने वाले इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ जो है उसकी कारकर्दगी क्या रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हाशमी साहब, मरकजी सदर तहरीक इंसाफ हमारे साथ थे। साफ शफाफ इलेक्शंस जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। बहरहाल लगता यह है कि इलेक्शंस जैसे भी हों, हारने वाले की तरफ से इल्ज़ामात हमेशा आते रहेंगे। और जो कराची के हालात हैं, मुल्क में जहां भी बदअमनी है, एक अहम पहलू ये है कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस हो जाएं तो यकीनन उम्मीद की जा सकती है कि इसमें कमी ज़रूर आएगी। तमाम पाकिस्तानियों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।